अब हम बात करेंगे पाचन तंत्र की। पाचन क्रिया में सहयोग करने वाले सभी अंगों के समूह को ही पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत मुख, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचक ग्रंथि आते हैं। इन सभी के समूह को ही पाचन तंत्र कहा जाता है। देखिए, पाचन की क्रिया को 5 भागों से गुजरना पड़ता है, यानी 5 अवस्थाओं से पाचन की क्रिया गुजरती है। पहली अवस्था है अंतर्ग्रहण, उसके बाद है पाचन, फिर अपशोषण, स्वंगीकरण, मल परित्याग। पहले बात करेंगे हम अंतर्ग्रहण की। अंतर्ग्रहण में क्या होता है? देखिए, भोजन को यदि आप मुख में लेते हैं वही क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब हम बात करेंगे पाचन। देखिए, पाचन क्या है? तो पाचन का मुख्य काम है जटिल भोजन को तोड़ करके सरल भोजन में बनाना, इसके साथ ही साथ भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। और एक चीज़ याद रखना है, पाचन एक प्रकार का फिजियोकेमिकल क्रिया है। वो कैसे? इन चीज़ों को आपको समझाते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को खाते हैं तो दांत से उसको तोड़ा जाता है। जब आप दांत से उसको तुर मरर करके एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं तो वह एक प्रकार का फिजिकल क्रिया है। वहीं एंजाइम भी आकर के अपना काम करते हैं, तो एंजाइम जो काम किए वो रासायनिक क्रिया हो जाएगा। इस प्रकार से भौतिक और रासायनिक दोनों क्रिया होते हैं। इस प्रकार पाचन एक प्रकार का फिजियोकेमिकल क्रिया है। और याद रखना है कि पाचन के अंतर्गत सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही पाचन हो पाता है। बाकी बात जल, विटामिन, खनिज का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जल, विटामिन, खनिज इतना छोटे होते हैं कि इसका डायरेक्ट अवशोषण कर लिया जाता है। देखिए, अब बात करते हैं आहार नाल की। देखिए, जिस नाल में आहार रहता है उसे आहार नाल कहते हैं, अर्थात जिस रास्ते से भोजन जाता है उसे आहार नाल कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को खाते हैं तो वो मुख गुहा के माध्यम से खाते हैं। जैसे वो खाते हैं, खाने के बाद वो भोजन कहाँ जाएगा? ग्रासिका में जाएगा, अर्थात ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली के बाद वो भोजन आमाशय में जाएगा। आमाशय के बाद पकवाशय में जाएगा। पकवाशय से छोटी आंत में जाएगा और छोटी आंत से फिर ये बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत के बाद ये गुदा द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं, अर्थात मुख गुहा से इस गुदा द्वार तक की इस लंबी नली को आहार नाल के नाम से जाना जाता है। इस आहार नाल की कुल लंबाई 32 फीट होती है। याद रखना है, 32 फीट। यदि मीटर में कहा जाए तो 9 मीटर इसका जवाब देना है। आहार नाल की कुल लंबाई 32 फीट या 9 मीटर। अब मैं बात करता हूँ मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाले लार ग्रंथि की। देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला है सबलिंगुअल, जो कि जीवा के दोनों तरफ होते हैं। दूसरा है सबमेडिकुलर, जो कि जबड़े के मध्य में होते हैं। तीसरा है पैरोटिड, जो कि दोनों कानों के नीचे होते हैं। ये जो पैरोटिड हैं, जो कि दोनों कानों के नीचे पाए जाते हैं, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, इन तीनों लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड है। यही ग्रंथि सांप में विष के रूप में पाया जाता है। याद रखना है, सांप में विष ग्रंथि कौन सी है? तो पैरोटिड। लेकिन मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो पैरोटिड। याद रखना है। और एक चीज, जिह्वा के दोनों तरफ पाए जाने वाले लार ग्रंथि का नाम है सबलिंगुअल, जिह्वा के दोनों तरफ पाए जाने वाले। और जबड़े के मध्य में पाए जाने वाले लार ग्रंथि का नाम है सबमेडिकुलर, सबमेडिकुलर। इस चीज़ों को याद रखना है। अब बात करते हैं आमाशय की। देखिए, आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कार्डियक, दूसरा फंडस ये फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। पहले हम कार्डियक के बारे में बात करते हैं। देखिए, कार्डियक में एक ऑक्सेंटिक कोशिका पाई जाती है। इस ऑक्सेंटिक कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के साथ आने वाले उस जीवाणु को नष्ट करते हैं जिसको लाइसोजाइम एंजाइम नष्ट नहीं कर पाया था। याद रखना है, अर्थात उस हानिकारक जीवाणु को हाइड्रोक्लोरिक नष्ट करता है जिसको लाइसोजाइम एंजाइम नष्ट नहीं कर पाया था। और एक चीज़ याद रखना है, नष्ट करने के साथ ही साथ एंजाइम की क्रिया तीव्र हो जाती है और भोजन के माध्यम को ये अम्लीय बना देते हैं। अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और बारे में। थोड़ा ध्यान से देखिए, भोज भात में क्या होता है कि आदमी ज़्यादा खा लेता है। ज़्यादा खाने के बाद उसको पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी मात्रा अधिक होती है। यही एसिड अधिक जब हो जाता है तब आदमी कहता है, अरे हमको धुइयाँ डकार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एसिडिटी का शिकार। ये तो अधिक मात्रा में यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा तो एसिडिटी या गैस की समस्या पैदा हो जाएगी। और एक चीज़, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही खतरनाक होता है। इतना खतरनाक होता है कि ये लोहा तलक को पिघला सकता है। तो आप सोच रहे होंगे, यदि ये लोहा को पिघला सकता है तो हमारे पेट को क्यों नहीं नुकसान पहुंचा रहा है? इसलिए नहीं पहुंचा रहा है क्योंकि पेट के चारों तरफ जो है म्यूकोसा का क्षार होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे म्यूकोसा क्षार के संपर्क में आता है वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। इसी वजह से पेट को नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं फंडिक की या फंडस की। देखिए, इसके अंतर्गत एक कांटेदार रचना पाई जाती है जिसे हम रूजी कहते हैं। इस फंडस के अंतर्गत एक कांटेदार रचना पाई जाती है जिसे हम रूजी कहते हैं। इसी रूजी के माध्यम से भोजन को रोका जाता है।
भोजन को रोकने का मुख्य काम ये कांटेदार रूजी है। और एक चीज़ याद रखना है, ज़्यादा समय तक भूखे रहने पे पेट में यही कांटेदार रूजी जो है चुभने लगता है। जो कहते हैं कि अरे हमारे पेट में चूहा दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, यानी ज़्यादा समय तक आपको भूखे नहीं रहना। यदि आप भूखे रहेंगे तो ये पेट में कांटेदार रूजी चुभने लगेंगे। ये फंडस का मुख्य काम है भोजन को रोक के रखना। यदि ये फंडस में कांटेदार रूजी ना रहे तो ये भोजन टघर करके नीचे आ जाएगा, रुकेगा ही नहीं 4 घंटा। इन चीज़ों को याद रखना है। फंडस के बाद आएंगे पाइलोरिक। इस वाले एरिया को पाइलोरिक कहते हैं। पाइलोरिक वाले एरिया में पाइलोरिक ग्रंथि पाए जाते हैं। इसी ग्रंथि में जठर रस होता है। जैसे भोजन पाइलोरिक वाले एरिया में पहुंचते हैं तुरंत पाइलोरिक ग्रंथि जठर रस को स्रावित करते हैं। और जठर रस हल्का पीला रंग का अम्लीय द्रव होता है जिसका pH 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है। इन चीज़ों को याद रखना है। जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थ पेप्टॉन्स में बदल देता है। इन चीज़ों को याद रखना है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को खंडित करके पेप्टॉन्स में बदलते हैं, जबकि रेनिन जो है दूध को दही बना देता है। याद रखना है, रेनिन दूध को दही बना देता है, अर्थात दूध में घुली हुई एक प्रोटीन होता है केसिनोजन, उसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। इन चीज़ों को भी याद रखना है, क्योंकि घुमा के एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रेनिन किसको पचाता है, वहाँ दूध नहीं था ऑप्शन में, केसिन था। केसिन या केसिनोजन ये तो प्रोटीन दूध में ही पाया जाता है। इन चीज़ों को याद रखना है, किसी भी कंडीशन में भूलना नहीं है। चलिए हम बात करते हैं आगे। और एक चीज़ याद रखना है, पेट में लगभग भोजन 4 घंटे तक रहता है, अर्थात आमाशय में जो भोजन रहता है वो लगभग 4 घंटे तक रहता है। इन चीज़ों को भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट में रखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।